Well, welcome everyone to this one of the most awaited Dhandha series of a company where we have been investors for a long time. We are talking about Rolex. It gives me a great pleasure that today we are joined by the management, and of course Devesh from our Omkara team is also there. Of course, as always, disclaimer first: Omkara Capital or Varinder Bansal has no economic business relationship with either Rolex Rings company or even the management. The exercise what we do is purely for educational purpose. Second, yes, we are investors in Rolex. Omkara Capital on the prop book has investments in Rolex, but that is only for a long-term investment. Otherwise, there is no other economic interest in it. सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी और हिरेन जी आज हमें टाइम देने के लिए। बहुत बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे आपकी कंपनी को और अच्छी तरह से समझने के लिए, बट बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू सर। सर, मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम एपिसोड ऐसा बनाना चाहते हैं कि जो मेरी मम्मी भी समझ सके, तो इतना जिस तरीके से हिंदी में किसी भी लैंग्वेज में आप समझा सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा। तो विद योर परमिशन कैन वी स्टार्ट सर? या प्लीज। धन्यवाद। तो सर, हम हमेशा बोलते हैं कि हम पहले प्रमोटर फिर प्रोडक्ट फिर प्राइस पे जाते हैं, तो पहले अगर मैं सिर्फ प्रमोटर के बारे में जान सकूं सर, बिकॉज हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, तो मनीष जी अगर आप हमें बता सकें रोलेक्स का जर्नी, बिकॉज बहुत लोगों को यही दिखता है कि रोलेक्स अभी आईपीओ आया था और आईपीओ में स्टॉक ये परफॉर्म किया वो परफॉर्म किया, अभी सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग की बात अभी करना चालू किए हैं, बट रोलेक्स का हिस्ट्री क्या है सर, और मोर इम्पोर्टेंटली फैमिली का हिस्ट्री क्या है जो रोलेक्स को चलाते हैं? देखिए, ये कंपनी हमने आज से 30-35 साल पहले स्टार्ट किया था और मेरे बड़े भाई ने उन्होंने स्टार्ट करा था, मेरे बड़े भाई ने, और बहुत छोटे कैपिटल से 60,000 रुपया कैपिटल से हमने ये कंपनी को स्टार्ट किया था। हमने वो रेंट पे ये रोलेक्स स्टार्ट किया था। 150 रुपया पर मंथ हम रेंट देते थे मशीन का। इस तरह से हमने ये काम स्टार्ट किया था और हम लोकल डीजल इंजन के स्पेयर पार्ट बनाते थे। एक जमाने में राजकोट डीजल इंजन के लिए बहुत फेमस था फॉर एग्रीकल्चर, पंप, पानी का पंप, उसका स्पेयर पार्ट हम बनाते थे। फिर हमने धीरे धीरे डाइवर्सिफाई किया फोर्जिंग में, तो हम हाथ से मतलब मैनुअल मशीन में फोर्जिंग करते थे और रिंग बनाते थे। रिंग वो बेरिंग रिंग नहीं था, वो था डीजल इंजन का क्रैंक गियर, और यहाँ से हमने रिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। फिर हमने धीरे धीरे अनऑर्गेनाइज बेरिंग मैन्युफैक्चर के साथ काम करना स्टार्ट करा और 92-93 में ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ हमने बेरिंग रिंग सप्लाई चालू किया 93-94 में इंडिया में। उसके बाद 98 से हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट करा इन ब्राजील एंड यूरोप, फ्रांस, इटली। दिस वे वी स्टार्टेड और 2098 तक हम कन्वेंशनल मेथड से फोर्जिंग करते थे और 2003 में हमने फिर हाई स्पीड हॉट फॉर्मर जो जापानीज टेक्नोलॉजी है वो हमने लगाई 2003 में और उसमें हमें काफी सक्सेस मिला। हमारा एक्सपोर्ट स्टार्ट हो गया था, तो वो सक्सेस देखने के बाद हमने 2007-8 में सोचा कि हम एक बड़ा एक्सपेंशन करें, बिग। तो हमने और ज्यादा हाई स्पीड हॉट फॉर्मर लगाए और हमने मशीनरी का ऐसा सिलेक्शन किया था कि जिसमें हम बेरिंग रिंग भी बना सकते हैं और ऑटो कंपोनेंट भी बना सकते हैं, लाइक ट्रांसमिशन पार्ट, इंजन पार्ट, चेचिस पार्ट। तो हमने वो इक्विपमेंट का जो सिलेक्शन था वो उस तरह से किया था और 2007-8 में हमने 400-450 करोड़ का कैपेक्स किया। तब हमने प्राइवेट इक्विटी इंट्रोड्यूस किया था, न्यू सिल्क रूट, और उन्होंने 151 करोड़ हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। और फिर 2009 में ये हमारा नया प्लांट स्टार्ट हुआ और आपको मालूम होगा रिसेशन, ग्लोबल रिसेशन स्टार्ट हो गया, एंड दैट लास्टेड फॉर 2-3 इयर्स और हम थोड़ा प्रॉब्लम में आ गए थे। तो हमको बैंक ने काफी सपोर्ट किया और सीडीआर में गए हम, और अगेन फ्रॉम 2013-14 वापस
मूवमेंट स्टार्ट हो गया, बट जो 2-3 साल का जो रिसेशन था उसमें काफी हमारे ऊपर बैंक का बोरोविंग बढ़ गया था और सीडीआर में, और बैंक ने हमारा फाइनेंस रिस्ट्रक्चर करा और 2014-15 से वापस ट्रैक पे आ गया हमारा बिजनेस, और आज हम डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट फ्री कंपनी है हमारी। और बाकी का स्टोरी आपको मालूम है, हमने आईपीओ करा। और तो मनीष जी, मगर 7,000 रुपए से कुल ये कंपनी चालू हुआ, जो आज whatever जो भी मार्केट कैप है आज। हाँ, तो सर, मगर चलो कंपनी के बारे में मैं बाद में जाऊंगा। आपने बोला कि यू आर द सेकंड, आपके कितने भाई है टोटल सर? आपने बोला कि बड़े भाई साहब ने एक काम चालू किया था, राइट? हाँ, मेरे 2 बड़े भाई ने काम स्टार्ट किया था। हम लोग वैसे 7 भाई है, और हम अभी एक्टिव में मैं और मेरे से छोटा भाई है, बाकी के भाई रिटायर हो गए हैं और मतलब उनकी एज हो गई है। और सेकेंड जनरेशन है, दे आर ऑल इंजीनियर, 3 लड़के हैं, एंड दे आर 15 years दे आर विथ रोलेक्स। तो ये तीनों बड़े भाई के लड़के इंजीनियर हैं और वो मैनेजमेंट में आ गए हैं, और मैं और मेरे 2 छोटे भाई लोग 6 लोग हैं जो मेजर मतलब फैमिली मेंबर है इसमें। तो अभी हम एंटायरली फैमिली रन कंपनी, राइट? यस, वाह वाह। और प्रोफेशनल भी है, लेकिन हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड है। और ये वैसे कहा जाए तो फैमिली बिजनेस भी है और प्रोफेशनल भी है हमारा। See, till 2003, it was a private limited company held by entire Madeka family only. And thereafter in 2007, as sir has just informed, that we had a private equity from New Silk Route. And there we have issued certain, CCPS and with a certain condition of post conversion. And in 2010, the promoters equity, who they were hold 100%, it was diluted, and 45% almost it has been diluted to the promoters private equity owner. And thereafter, with the support of private equity and the certain family members, because the elder brothers of Manesh Bhai, they were today they are almost 73-74 years, who age of 73-74, who has started this activity. So now they are almost retired, and the young generation has already started taking up the main key areas, and they are monitoring and reviewing the overall operations with the support of senior management team. Got it. No, thanks for सर। तो मगर एक वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, अभी जो मैनेजमेंट रोलेक्स का है, इनका कोई और बिजनेस नहीं है, राइट? मगर जो मडेका फैमिली है, because the entire energy of the entire family is only onto this business, or there is any other business apart from Rolex rings? Only in Rolex. We don't have any other business. Okay, तो entire new generation also, जैसे आपने बोला, सब इसमें है। Yes, because they are engineer and the technology what we have they love. तो उनको ये और कोई बिजनेस नहीं है हमारे पास। Got it. तो सर मुझे एक चीज समझाइए, कि मैं थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि चाहे मैं रॉलेक्स रिंग्स के बारे में सोचूं जो राजकोट से है, चाहे एक और आईपीओ आ रहा है, हर्षा आ रहा है जो अहमदाबाद से है, हम हमेशा सोचते हैं कि जो टेक्नोलॉजी होती है, जो जिसके बारे में आपने बात कर रहे हो, ये कुछ बड़ी सिटीज में जैसे बैंगलोर में हुआ, वहां पे होगा। तो ऐसा क्या चीज है सर रॉलेक्स में, कि आप लोगों का जो क्लाइंट बेस है वो इतना एमएनसीज है, जैसे एसकेएफ, शेफलर, टिम्कन, जो सारे के सारे हैं, मगर ऐसा क्या यूनिक टेक्नोलॉजी है रॉलेक्स के पास राजकोट में बैठे बैठे जो आप लोगों ने डेवलप किया? देखिए, हमारे ये जो मल्टीनेशनल कंपनी है, ये बेरिंग एक ऐसा कमोडिटी है ना, जैसे ये 1 mm बोर से लेके 10,000 मिलीमीटर ओडी से भी बड़े बेरिंग बनते हैं। तो इसका अलग अलग एप्लीकेशन है। और जो मेजर जो एमएनसी है इंडिया में और जो हमारे और भी कस्टमर है, ये ऑटोमोटिव कार के लिए, ट्रक के लिए बेरिंग बनाते हैं और इसमें वॉल्यूम ज्यादा लगता है। तो हमारे को जो टेक्नोलॉजी है वो पूरा यूरोप और जापान का टेक्नोलॉजी है, जो प्रोसेस
यूरोप और जापान में यूज होता है, सेम टेक्नोलॉजी हमारे पास है। 95% जो हमारा कैपेक्स है वो इंपोर्टेड इक्विपमेंट में है, और टेक्नोलॉजी पूरा यूरोप जापान का है और कॉस्ट इंडियन है। ये जो कॉम्बो है ये हमें थोड़ा कॉम्पिटिटिव भी बनाता है। और हाई वॉल्यूम पार्ट बनाने के लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आई थिंक अंडर वन रूफ हम कह सकते हैं कि एशिया में कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास नहीं है इतनी बड़ी फैसिलिटी। व्हाई डू यू से दैट सर? मतलब आप बोल रहे हो कि एशिया में किसी के पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है, लाइक पहले टेक्नोलॉजी है, लेकिन जो हमारे पास फैसिलिटी है, कैपेबिलिटी, हम 20 mm बोर से लेके 900 mm ओडी तक का प्रोडक्ट बना सकते हैं, जो मतलब रेलवे, विंड टर्बाइन, फिर ऑफ हाईवे व्हीकल, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, ये सारे जो इक्विपमेंट में बेरिंग लगते हैं उसका हम रॉ मटेरियल बना सकते हैं। हाई वॉल्यूम फैसिलिटी है, लो वॉल्यूम, जैसे मैं आपको बताऊं विंड मिल में लो वॉल्यूम होता है, मतलब इसका लाखों पीस नहीं होते, 5,000, 2,000, 3,000, वो भी फैसिलिटी है हमारे पास। और एक दिन के अंदर 2 लाख पीस बना सके ऐसा भी फैसिलिटी है हमारे पास। See, to give you more details into that, Varinderji, we have installed 22 kind of different forging lines. In this 22 forging lines, we have 5 high-speed hot former forging lines, which are from the world, the best forging equipment manufacturer, that is from Sakamura, Japan and Hatebur, Switzerland. What sir is trying to tell you that under one roof, a company having these kind of versatile forging facility plus various value-added process till the final machining, heat treatment, grinding, etc. That kind of entire facility with this versatile range of product, bearing rings as well as auto components, is not available with any forging player in our addressable segment under one. सर तो कंपटीशन कोई नहीं आ सकता? मतलब मैं सोचता हूँ कि जब आप 20% मार्जिन No. देने लगे तो कोई ना कोई तो सोचेगा ना यार कि मैं भी ये काम कर लेता हूँ। There are few players, but you know the gap, or rather the differentiation between Rolex rings and my couple of competitors, it's quite huge. Say for example, if you give me if you put me on the scale of 10, they would be at 2 or 3, not more than that. Today, as sir was telling, we have highly equipped CNC VMC machine shop wherein we have installed 550 CNC spindles. Maybe my competitor might be having not more than 50, 60 kind of thing. 550 CNC मशीन सर? Yes, sir. Yes. और हमारा जो रेंज है ना वो बहुत बड़ा रेंज है, तो ये मैंने जो आपको बताया ना, सारे सेक्टर हम कवर कर सकते हैं। बाकी के जो हमारे कॉम्पिटिटर है वो इतना बड़ा रेंज उनके पास नहीं है अंडर वन रूफ। तो ये सीएनसी मशीन आप अपने बनाते हो सर? नहीं, No, we अभी हमने imported जापान from से Japan. इंपोर्ट किया है, यूरोप से इंपोर्ट किया हुआ है, कुछ इंडियन मशीन भी है। Okay, so I understood the capabilities. So just to understand, suppose karo sir, how did this relationships with all these MNCs, SKF, Kennametal, sorry, SKF, Timken, Schaeffler, ये किस तरीके से बने सर? मतलब जैसे मैं बोला कि आपने बोला कि 7,000 रुपए से चालू किया था काम। I don't know कि what is the education background of the brothers जो है सारे के सारे आप लोग हो, to get into a stage कि जहाँ पे एमएनसीज काम करने लगी, ये कितना मुश्किल होता है? किस तरीके से नया प्लेयर आपके साथ काम करना जुड़ता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारे पास पहले ना लो वॉल्यूम फैसिलिटी थी पहले, तो यूरोप वगैरह कंट्री में लो वॉल्यूम फैसिलिटी बहुत कम फोर्जर के पास थी, तो ये ढूंढ रहे थे कि कोई लो वॉल्यूम प्रोडक्ट इनको सप्लाई कर सके। इस तरह से हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ टिम्कन के साथ। उसका जो यूरोप का जो मेजर प्रोडक्ट था वो लो वॉल्यूम इंडस्ट्रियल बेरिंग था। तो और फिर जब हमने 2003 में हाई स्पीड हॉट फॉर्मर लगाए, तो ये एस्केप है, सेफ्लर, इनके साथ हमने उनका कांटेक्ट किया ये प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए, और
कुछ कस्टमर के पहले इन हाउस फैसिलिटी थी, तो धीरे धीरे दे आर कमिंग आउट ऑफ दिस इन हाउस फोर्जिंग और मशीनिंग फैसिलिटी। और एमएनसी है तो मान लीजिए मुझे एक कोई भी प्लांट में एंट्री मिला, तो इनका एक ग्लोबल सोर्सिंग टीम होता है, जो सारे लोगों के इंडिया में भी टीम है, फिर वो रिकमेंड करते हैं कि दूसरे प्लांट के लिए, तीसरे प्लांट के लिए। हमारे काफी कस्टमर है जहां हम उनके 5-5 फैसिलिटी में सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से फिर हमारा, और ऑटोमोटिव में भी हमने, जब ये इक्विपमेंट हमारा 2009 में ये नया प्लांट चालू हुआ, तो हमने अप्रोच किया ऑटोमोटिव कस्टमर टियर 1 OEM, और उनको कैपेबिलिटी देख के उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा। तो कितना टाइम लगता है मनीष जी एक नया क्लाइंट ऐड करने में? ऐसा होता है कि मान लीजिए एक क्लाइंट ने डिसाइड किया कि रोलेक्स से कुछ सोर्सिंग करना है, तो बल्क स्टार्ट करने में कम से कम मिनिमम 1 से 1.5 साल लगते हैं, क्योंकि उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वैलिडेशन, पहले वो टेक्निकल रिव्यू होता है हमारा, हम उनका प्रोडक्ट समझते हैं, समझा या नहीं समझा, उसके बाद सैंपल हमको सबमिट करना पड़ता है, उसका वो वैलिडेशन करते हैं। तो इस तरह से कम 1 से 1.5 साल लगते वो। तो मैं अभी भी सॉरी चीज समझा नहीं सर, कि मैं अगर अगेन एसकेएफ हूं तो मैं बोलूंगा यार कि मेरे पास तो मैं ये रिंग्स जो है, ये रिंग्स तो मैं कहीं से भी बनवा सकता हूँ ना दुनिया में, वियतनाम से, ताइवान से, या कहीं और जो आपके कॉम्पिटिटर्स चाइना में, जापान में बैठे होते हैं। सो व्हाई रोलेक्स अगेन, एंड दैट टू इन राजकोट, इंडिया? ऐसा नहीं है, ताइवान चाइना जो आप बता रहे, तो फिर कस्टम ड्यूटी भी लगती है, और यदि हमारा प्रोडक्ट एट पार विद चाइना और ताइवान है प्राइस में, क्वालिटी में, तो फिर वो क्यों वहां से सोर्सिंग करेंगे? उसमें हमेशा उनको भी एक ये फॉरेन करेंसी का भी एक रिस्क रहता है। गॉट इट। और उनकी रिक्वायरमेंट जो है ना सर, इट वुड बी ना more than 50, 70, 80 kind of different components, and with the certain value added process which third party may not be able to give, but Rolex will be able to give them a, say, a higher volume size product, maybe in the quantum of 10, 20, 50, and a smaller component in the batch size of more than 25, 50,000. And particularly, see, they are with Rolex because of the facility and capability what Rolex has installed. The forging lines itself is a recognition that what kind of output would be, and the component what we are giving them, they further process, they assembled, and then again it would be going to some certain sub assemblies of auto, wherein it's a quite highly precision requirement, and it is having a critical requirement in terms of vehicles also. So there they need these kind of precision level of high quality components, which we are able to produce, and we do not need to market for that, because my facility will speak on our behalf. और हमारे पास खुद का टूल रूम है, टूल डिजाइन, कस्टमर हमें सिर्फ ड्राइंग देते हैं, किस तरह से इसको प्रोसेस वगैरह हम डिसाइड करते हैं, और हमारे पास बहुत ही मतलब फुल फ्लेज टूल रूम है, कम से कम 200 लोगों का उसमें लोग काम करते हैं, पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। तो सर इतना टैलेंट मिल जाता है राजकोट में? इतना टैलेंट मिल जाता है राजकोट में सर? इतना इंजीनियर्स मिल जाता है राजकोट में? बिकॉज आपके लिए वो भी चैलेंज होगा, राइट, गेटिंग गुड इंजीनियर्स? No, that would not be a big question, because we are getting good engineers over here. And और क्या होता है कि एक बंदा एक काम करता है 1 साल 2 साल, then we try to upgrade his skills, and we try to give them certain kind of training, so he will be performing more efficiently. So that is not an issue at our place. So understood, thank you so much. Can you help us to explain the ring बियरिंग रिंग इंडस्ट्री? जैसे हम हर्षा से बात कर रहे थे, वो बोलता है कि मैं केज बनाता हूँ, और केज वो बोले कि शायद वो टोटल बियरिंग का सिर्फ 5% कॉस्ट होता है केज। तो आप थोड़ा हेल्प करेंगे हमें सर समझने में कि ये जो बियरिंग का जो रिंग बनाते हो आप, वो कितना बड़ा इंडस्ट्री है, प्लस हाउ इम्पोर्टेंट और व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ बियरिंग इन द टोटल रिंग इन द टोटल बियरिंग सेक्टर? जैसा मैंने आपको पहले बताया, हमारा जो रेंज है वो 20 mm बोर से
लेकिन 900 mm ओडी है, लेकिन बेरिंग अप टू 10,000 mm तक बनाते हैं। लेकिन हमारा जो एड्रेसेबल सेगमेंट है वो मार्केट इंडिया में 1100-1200 करोड़ रुपए का है, जो हमने जो मतलब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है। और यदि आप वर्ल्ड वाइड देखें तो ये 60 to 70,000 करोड़ का मार्केट है ये बेरिंग रिंग का, जो हमारा एड्रेसेबल सेगमेंट है। And see, we are producing our bearing rings through a forging route. What sir is telling that through a forging route, the domestic market would be somewhere about 1200 odd crore bearing ring market. Now coming to the bearing ring contribution towards bearing, it is costing in the range of say 15 to 20% of overall bearing cost. Got it. बेरिंग में क्या होता है, रोलर लगते हैं, केज लगते हैं, रिंग लगती है, फिर उनका जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस है। हम अप टू मशीनिंग और हीट ट्रीटमेंट तक उनको सप्लाई करते हैं, और जो कोर टेक्नोलॉजी है ग्राइंडिंग वगैरह वो प्रोसेस वो खुद करते हैं हमारे कस्टमर। तो सर हिरेन सर, इसका मतलब है इंडिया में वी विल हैव व्हाट 40-50% मार्केट शेयर? Not 40-50, but definitely more than 30, or in between 30 to 35% of overall bearing ring market in our addressable segment. Rolex is there, And the remaining, of course, comes from the global markets. Global market, and few unorganized players are there. तो सर मनीष सर, आप जब रिंग बनाना चाहते हो तो आप केज क्यों नहीं बना सकते हो? Can you repeat your question? मैं बोलता कि आप रिंग बनाना जानते हो तो केज क्यों नहीं बनाते हो आप, या वो जो केज बनाते हो वो एकदम अलग टेक्नोलॉजी है केज, और हमने अपना खुद सिर्फ बेरिंग रिंग में ही फोकस किया हुआ है, हम डाइवर्सिफाई करना नहीं चाहते हैं। और ये जो केज है वो शीट मेटल में से बनती है, और ये जो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो एलो स्टील बार में से बनते हैं, और वो टेक्नोलॉजी अलग है, वो अलग टाइप के इक्विपमेंट है, उसमें मशीनरी अलग टाइप की है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि जब ये इंडस्ट्री 5-10% मार्जिन कमाते तो समझ में आता था, जब आप 20-20% मार्जिन कमाने लगे हो तो एसकेएफ हुआ या टिम्कर, ये सब बेरिंग हुए, ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्यों नहीं कर सकते हैं सर? ये बोलेंगे मैं अपने आप ही काम करता हूँ यार, इनको पैसा क्यों कमाने? इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है, लेकिन नाउ दे आर कमिंग स्लोली आउट ऑफ देयर इन हाउस फैसिलिटी, क्योंकि ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। मैं आपको ऐसा समझाऊं तो सपोज एक बेरिंग रिंग में देयर आर वी हैव टू लुक आफ्टर 26 पैरामीटर, दे हैव टू लुक आफ्टर ओनली 4-5 पैरामीटर, और इसमें लेबर इंटेंसिव ज्यादा है ये, तो ये उनके लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉस्टली होगा ये। They also close some factories, right? If I'm not wrong, Hiren ji, I think आपसे बात हुआ था एक बार। Yes. They have, SKF long back they had already closed down their forging plant. Couple of other big multinationals, they are also winding up or other closure of their forging plant. And another thing, say for example, SKF, they need say more than 100 types of different bearing. They are producing more than say 100 types of different bearing, wherein they need 100 types of bearing ring. Now to produce 100 kind of different bearing rings in-house by SKF, they need to create a structure like Rolex. Now the capacity of that structure would be hardly the requirement of 15-20%, where the SKF is going to sell their balance requirement, because they are not basically into the forge ring business, they are into the bearing sales. मेरा सर एक आधा क्वेश्चन और है, फिर मैं दिवेश भाई को बुलाऊंगा, बिकॉज ही विल आस्क ऑल द इंटेलिजेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यू, जो सारे फाइनेंशियल्स हैं, मैं धंधे की बात ज्यादा करता हूँ। तो सर आपका जो रॉ मटेरियल है वो सारे का सारा मोस्टली स्टेनलेस, मोस्टली स्टील होता है, राइट? एरो स्टील, अलॉय स्टील होता है सारे का सारा, और आपके धंधे में फ्रेट कॉस्ट भी ज्यादा होता है, बिकॉज आप लोग एक्सपोर्ट करते हो, और प्लस पावर कॉस्ट होता है, तो 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हाउ डू यू, अभी जैसे इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, अलॉय स्टील के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्रेट कॉस्ट के ज्यादा थे, अभी कम हो गए हैं, तो ये सब पास थ्रू होते हैं? ये अगर ये आपके जो भी सारे के सारे कस्टमर्स हैं, क्या ये आपको देते हैं? बिकॉज क्वालिटी कंट्रोल के लिए दे विल बी प्रोवाइडिंग यू द अलॉय स्टील
और फ्रेट कॉस्ट किस तरीके से पास ऑन होता है? नहीं, एलॉय स्टील का प्राइस तो हमारे कस्टमर डिसाइड करते हैं मोस्टली इन बेरिंग, और जैसा आपने बताया ये पास थ्रू मैकेनिज्म है। स्टील का प्राइस कम हुआ तो कम या ज्यादा हो तो पास थ्रू करना पड़ता है। और सी फ्रेट अभी लास्ट 1 ईयर से काफी बढ़ गया है, लेकिन पहले मतलब 3-4 टाइम्स बढ़ गया सी फ्रेट। अगेन ये कम होना चालू हो गया है, तो ये टेम्पररी फेज था, वो भी समझते कि ये टेम्पररी फेज है। तो और कस्टमर ने भी हमको वो पास ऑन किया, मतलब जो भी सी फ्रेट कॉस्ट था बढ़ गया था, तो उन्होंने हमको पे किया था सारे कस्टमर ने। और क्या होता है वरिंदर जी, सी वी डू नॉट हैव द डिलीवरी टर्म्स अरेंजमेंट विद द कस्टमर, same with all the customers, you know. Say in overseas, the ocean freight, as sir was telling, it has been just you know, exaggerated or sharply raised in last 15-18 months. Prior to that, it was almost stable or something like that. Now 50% of my export business, where I do have a FOB kind of terms, so where the freight is not my cup of tea, and the remaining, you know, as sir has told you correctly, that customers have now realized that this is the something issue. It's not only for India, even when it's there in globally. So they have addressed this particular issue for the time being, and that is why it has not, you know, hit to us. And again, raw material, we have 100% pass through with our overseas as well as domestic customer both. तो सर मैं अगर आपका अगला 2-3-5 साल देखना चाहूँ, जहाँ पे ऑफकोर्स अभी दिख रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कितना सब बात कर रहे हैं, तो रोलेक्स विल बी अ वॉल्यूम स्टोरी और अ मार्जिन स्टोरी? बिकॉज इंडिया में तो ऑलरेडी आप 30% पे हो, और ग्लोबली आप बोल रहे हो कि मार्केट साइज बहुत ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू व्हाट इंडिया इज। Yeah, again, you know, we do have, rather we need to approach many more European markets for the auto segments. We have production spare capacity over here, which we would like to utilize in next 3 to 4 year plan. And definitely the margin sustainability is there because of my scale of economy and the cost reduction measures what we are implementing. So that would be a volume growth as well as margin growth, what we are aspiring for next. अभी भी हमारे पास 35% कैपेसिटी अवेलेबल है। 35% मेन मशीन सब अपनी जगह पे है, सिर्फ हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, कैपेसिटी यूटिलाइज करना है, तो शायद हम अपना मार्जिन और बढ़ा सकते हैं। तो ये धंधा सर मुझे लगा एज अ एंसिलरी टू एंसिलरी कंपनी 20-22% इज द मैक्सिमम मार्जिन जो ये धंधा कर सकता है, बट यू आर सेइंग कि हाँ भी मार्जिन्स कैन एक्सपैंड गोइंग अहेड। Sorry, sorry, I didn't get you, Varinder ji. No, I'm saying कि I thought that as a ancillary player 20-22% is the margin जो normally चलते हैं, but आप बोल रहे हो कि यहाँ से भी margin plus volume दोनों expand हो सकते हैं। Yes, yes, definitely. Because it's not just because of increasing price, or as I told you, it's the scale of economy and cost reduction measures, which will give me boost up in my margin. Utilization of equipment, spare capacity. But you will always be a rings company, sir, or are you thinking of even adding more products or any other technology collaboration or anything, you know, जहाँ पे Rolex आगे जाके expand हो सकता है? See, definitely. ऑटोमोटिव कंपोनेंट भी बनाते हैं, ट्रांसमिशन पार्ट, इंजन, चेसिस पार्ट वगैरह, तो उसमें काफी वैल्यू एडिशन का स्कोप है उसमें ऑटो कंपोनेंट। जैसे बेरिंग का रिंग पहले सिर्फ अप टू मशीनिंग बनाते थे, अब हमने हीट ट्रीटमेंट करके भी सप्लाई करना स्टार्ट किया, एक्सपोर्ट करते हैं, तो अभी भी स्कोप है वैल्यू एडिशन का ऑटोमोटिव में और ये बेरिंग रिंग में भी। Who are you? As well as you know, Varinder ji, the product development is a kind of continuous process. You know, say we are producing various kind of gear blanks. Now, one customer want a gear blank for the 5-speed gear transmission, for the 8-speed gear transmission. Maybe other one wants for a 12 gear kind of transmission. So every time it's a new kind of gear blank what we are producing. So product development is a continuous process over here. Apart from that, you know, our facility, as sir was telling you, it is very much suitable to produce more auto components which may use for the hybrid car as well as electric vehicles.
So that is also a good avenue for us, or rather down the line in future, we will be adding few more components for usage of these kind of vehicle. Devesh bhai, Yeah, yes sir. So just wanted to understand कि अपनी जो auto components का जो business है, तो that is part of the bearing ring के लिए जो अपना जो production line होता है, so that is part of the same value chain और अपने को दूसरा line डालना पड़ता है auto components के लिए. नहीं, फोर्जिंग में सेम इक्विपमेंट में हम ऑटो कंपोनेंट भी बना सकते हैं. मैंने जैसा आपको पहले बताया, हमने इक्विपमेंट का सिलेक्शन ही ऐसा किया हुआ है कि हम बेरिंग का, क्योंकि पहले हमारा कोर बिजनेस बेरिंग रिंग था, तो वो कंटिन्यू रहेगा और मीन टाइम हम ऑटो कंपोनेंट डेवलप करेंगे. वो थॉट प्रोसेस था हमारा, और इसी तरह हमने अपना इक्विपमेंट का सिलेक्शन किया था. तो in forging on same equipment we can make auto component and bearing ring both. Okay. And sir, auto components of bearing rings, so auto component is also around 40%. तो auto component side में क्या अपना strategy है? If you can elaborate further. नहीं, हम दोनों 50-50 रहना चाहते हैं, ऑटो कंपोनेंट एंड बेरिंग रिंग. और जैसा हमने आपको बताया, वो मल्टीनेशनल कस्टमर है हमारे, तो स्लोली वो एक दो प्लांट ऐड भी करते जाते हैं. सेम में ऑटो कंपोनेंट में भी सारे मल्टीनेशनल कस्टमर है, तो वो भी स्लोली जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो एक दो प्लांट नया ऐड करते जाते हैं. Okay. And sir, So our growth strategy would be adding, customer for both the segments, whether it is bearing ring or auto components. And as sir was telling, in a bearing ring, we have versatile usage of our products. Say, for example, one of the customer which we recently started before 3 months back, they were completely non-automotive bearing manufacturers, So we are supplying bearing rings for the industrial segments and so on. So sometimes it is having critical operations and having the same kind of, or rather better margin with compared to traditional auto components. So it depends what kind of the volume, what kind of have been approached. Accordingly, we are deciding, but we are very much open to develop on both the segments. okay, so sir, Europe में, so now everyone is concerned about Europe में slowdown or possible recession in Europe. So अपना, so what are we seeing there? ये हम लोग भी ऐसा लग रहा है कि ये क्वार्टर में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे जाके नेक्स्ट क्वार्टर और उसके बाद के क्वार्टर में शायद इसका इम्पैक्ट आ सकता है. लेकिन रिसेंटली हमने नए कस्टमर भी ऐड किए जो हमारे कस्टमर नहीं थे. सो शायद ये नए कस्टमर ऐड करने से वो जो वैक्यूम होगा वो कंपनसेट हो जाएगा, ऐसा लगता है. शायद वी मे नॉट गो बियॉन्ड 1200 crore, 1300 crore the revenue what we have targeted, but वो डेफिनेटली अचीव हो जाएंगे क्योंकि हमने कुछ नए कस्टमर ऐड किए. तो इवन जब स्लो डाउन भी होगा तो नए कस्टमर के काम आएंगे, तो वो कंपनसेट शायद हो जाना चाहिए. सर आप लोगों ने फॉर्जिंग, आपने जैसे बोला कि यू स्टार्टेड आल्सो फ्रॉम फॉर्जिंग, एंड फॉर्जिंग से आप लोग बेयरिंग में आए, राइट? तो जो फॉर्जिंग वाली कंपनीज है सर इंडिया में, और जो बड़ी कंपनीज है जैसे भारत फोर्ज है, एंड दे आर वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, तो वो लोग क्यों नहीं आ सकते सर इस फील्ड में? इसका रीजन ये है ना, हाई वॉल्यूम. और भारत फोर्ज जैसी कंपनी है ना, वो बड़े कंपोनेंट बनाते हैं, हेवी कंपोनेंट. और हमारा जो मैक्सिमम साइज है वो 150 kg है, और शायद भारत फोर्ज का वहां से स्टार्ट होता होगा, और उनका पूरा सेगमेंट अलग है, हमारा सेगमेंट अलग है. वो वी आर इन स्मॉल कंपोनेंट, दे आर इन लार्ज हेवी वेट कंपोनेंट. मैं तो वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी गुड राइट नाउ, व्हाट कैन गेट डिसरप्टेड इन दिस इंडस्ट्री, कि जो आपका लीडरशिप पोजीशन है, और जो आपके पास अभी टेक्नोलॉजी है, सीएनसी मशीन्स हैं आपके पास, जैसे बोला 95% जो आप मशीन्स यूज करते हो वो इंग्लैंड हुआ, स्विट्जरलैंड में हुआ, सब करते हो, तो आपकी जो मेयर मोनोपोली हो गया इस धंधे में इंडिया में, तो उसको डिसरप्ट कैसे कौन कर सकता है? What we expect, it can be disrupted by economic recession only, which is completely beyond out of our control, where we could not.
Otherwise, we are, expanding our product portfolio as well as customer base. And we have a quite strong or rather long association with the various customers. With the few of the customers having multiple plants across the globe, we have a relationship of more than 2 decades. So, and consistently, as I was mentioning, that we are developing new products as per the demand of the existing customer and even for the new customers. What it hit us, or rather what it disrupted, definitely it would be an economic recession, and that is what we had before 10 years back. But इनका relationship कितना लंबा रहता है सर? जैसे ये whatever SKF हुआ, Schaeffler हुआ. They are giving us 5 to 7 year program. Once if the customer wants to start business today, they are giving us 5-year, 7-year program, and after that they will renew that contract. ऑटोमोटिव में आपको मालूम होगा, उसमें जनरली मतलब वो सप्लायर चेंज नहीं करते. एक उनका यदि नया प्रोग्राम आया तभी वो नए सप्लायर को एंटरटेन करते हैं, क्योंकि उनका एक ऐसा रूल है, मेथड है कि जहाँ जो सप्लायर से उन्होंने एक बार सोर्सिंग किया वो डुअल सोर्सिंग नहीं करते. तो उसके बहुत रीजन है, ट्रेसेबिलिटी है. तो ये ऑटोमोटिव में जनरली मिनिमम 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट तो होता ही है. हमारे जितने भी कस्टमर है ना, हम 25 साल से हमारा उनके साथ रिलेशन है. जैसे टिमकन है, उनको सप्लाई करते 98 से, एसके को 2000 से, हमने जनरल मोटर 2011 से हमारा स्टार्ट हुआ. they have extended the contract up to 2031. then one more customer in USA, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट 2031 तक का है. हमने बिजनेस स्टार्ट किया था 2016 में. फॉर्चुनेटली ये मल्टीनेशनल कस्टमर में हमने अभी तक एक भी कस्टमर लूज नहीं करा है. कॉन्ट्ररी ऐड हुए हैं, लूज नहीं करा हमने कोई भी कस्टमर. दैट्स अ वेरी बिग थिंग सर. सो आपने कोई भी कस्टमर अभी तक लूज नहीं किया जब से कंपनी चालू. वाह. और आपका एसोसिएशन कॉस्ट कटिंग भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. अभी जैसे हमने 16 मेगावाट का सोलर का प्लांट लगा रहे हैं, तो ये हमें काफी, मतलब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो काफी कम हो जाएगा उससे. तो टू रिमेन कॉम्पिटिटिव आल्सो वी वर्क. एफिशिएंसी बढ़ाना, ये सब काम. वेरी नाइस. सर ये जो बेयरिंग कंपनीज है, एसकेएफ, टिमकेन, शैफलर, इनके तो इनके ऐसे कोई प्लांट्स है जिसको आप सप्लाई नहीं करते और दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस? हाँ, काफी प्लांट है. जैसे हम एसकेएफ है तो वहाँ हमने 3-4 प्लांट पे सप्लाई करते हैं. उनके टोटल जो हमारे नॉलेज में मोर देन 70 प्लांट है पूरे वर्ल्ड में. वो धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं. शैफलर है, उनके भी 70-80 प्लांट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंडिया में भी वो अभी एक्सपेंशन कर रहे हैं. कुछ फैसिलिटी वो यूरोप से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं. वो भी हमारे लिए एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब वो पूरा फैसिलिटी यहाँ शिफ्ट करेंगे इंडिया में, तो डेफिनेटली वो इंडियन सप्लायर से ही प्रीफर करेंगे लेना. तो ऑटोमोटिव में भी सारे मल्टीनेशनल कस्टमर है. जैसे मैं आपको बताऊँ, ये मैग्ना, वी स्टार्टेड विद जर्मनी बिफोर 10-11 years. Now we are supplying them in Germany, Slovakia, Italy, France. तो इस तरह से वो नए नए प्लांट ऐड करते जाते हैं. टिमकन है तो टिमकन इंडिया में सप्लाई करते हैं. उनके 2 प्लांट है इंडिया में, चेन्नई इंडिया, फ्रांस, रोमानिया, यूएसए के 2-3 प्लांट है. नाउ रिसेंटली दे हैव एडेड पोलैंड. तो इस तरह से वहां भी हमारे लिए काफी पोटेंशियल है एग्जिस्टिंग कस्टमर. तो सर अगर सपोज करो टिमकन के 2 प्लांट या 3 प्लांट आपके पास है और जो चौथा प्लांट आएगा आपके पास, तो भी आपको 12 से 18 महीना लगेगा उनको लेने में, कि वो दिन तक? बेयरिंग में इतना टाइम नहीं लगता है. ऑटो कंपोनेंट में टाइम लगता है. बेयरिंग में इतना टाइम 3 से 4 महीने लगते हैं. ऑटो, क्योंकि बेयरिंग का डिजाइन वो खुद बनाते हैं. सर हमें लगा था कि ये चाइना +1 स्टोरी है, कि चाइना से डिमांड शिफ्ट इंडिया में हो रहा है. तो कहीं ऐसा ना हो कि कल को चाइना ठीक हो जाए फिर सारे के सारे कस्टमर आपसे भाग जाए, वापस भाग जाए. ऐसा होने का ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए चाइना +1 अभी स्टार्ट हुआ. उसके पहले
हम आप देखेंगे तो हमारा 2019 में वी क्रॉस मोर देन 900 करोड़ रेवेन्यू। तो जब अब हमने एक्सपेंशन करा था 2003 में, मेजर एक्सपेंशन 2007 में, तब भी चाइना तो था, लेकिन हम लोग को हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही थी इसलिए हमने एक्सपेंशन किया था। अब उसका बेनिफिट अभी मिल रहा है और चाइना +1 होने से और ज्यादा बेनिफिट होगा। सर कितना और अभी ना स्टील का प्राइस वगैरह पहले चाइना में कम था, रॉ मटेरियल का प्राइस, अब चाइना का स्टील प्राइस और इंडिया का स्टील प्राइस अब सेम है, मतलब ऑन द कॉन्ट्ररी ज्यादा है चाइना का, और फिर उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है इंडिया में। तो वो चाइना का कोई थ्रेट मुझे नहीं दिखाई देता अभी। हिरेन जी कितना कैपेक्स किया हमने लास्ट से 5 साल में या 6 साल में, कितना कैपेक्स किया हमने? जैसे आप बोलो कि अभी भी यूटिलाइजेशन 65% ही है, राइट? Yes, but say let me give you the in terms of amount. पिछले 5 साल में आप देखें तो more than 150-60 crore something what we have spent for the capex. But it's not the expansion. It is something, you know, my existing facility with certain adding more value which my customer is asking. So it is not expanding my capacity, but it is giving value addition to a particular product that is there. Earlier we were giving, you know, say for example heat treatment facility to certain customers. Now few more customers have approached us with these kind of facilities, so I have to increase my heat treatment facility accordingly. मशीनिंग में क्या होता है कि जैसे जैसे नए नए काम मिलते हैं, बिजनेस मिलता है, अकॉर्डिंगली हमको मशीनिंग ऐड करना पड़ता है, लुकिंग टू दैट प्रोडक्ट। तो वो एक 15-20 करोड़ का हर साल कुछ न कुछ हमको एडिशन करना पड़ता है। तो अभी जो हिरेन भाई ने बताया लास्ट 2 साल में जो मेजर कैपेक्स हुआ वो सोलर पे हुआ है। हम 18 मेगावाट का सोलर प्लांट, 16 megawatt का जो सोलर प्लांट चल रहा है, there we have incurred almost 55 crore. But the good thing is that for these kind of expansion in last 5 years where we had huge you know burden of repayment also, we didn't borrow single rupee. So entire all these things have been managed from my internal accruals. तो आपका मतलब यूनिट वाइज अगर मैं बात करूं सर, तो कितना कैपेसिटी है अभी इन टन्स? In terms of quantum, as far as metric ton is concerned, what we can produce with the current product mix, with the number of products what we are producing, say SKUs, more than 700 kind of different SKUs what we are producing, considering current pattern, it would be somewhere about 100,000 to 110,000 metric ton what we can produce in a year. Okay. And we are doing 65% of that. As of now, it is 65%. Yes. What about the future, sir? Looking at what is happening now globally and all, India. See, we expect to utilize the balance capacity in down the line 2 to 3 years. तो 2-3 साल तक अपने को कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है. Not in a huge way, but definitely we need to start thinking something from 24 onwards. Because if I want to expand my forging capacity, it will require at least 1.5 to 2 years from the date of order to the final installation, because these are quite huge equipments and those are not readily available. So it's a make to order kind of thing. But at the same time, we have very much, you know, the land and infrastructure available to us. So we do not require to incur on that front. तो हम लोग को सोच रहे हैं सर, बिकॉज 2024-25 तक तो अपना स्टोरी समझ आता है मेरे ख्याल में। आप लोगों ने जो कॉन कॉल पे गाइडेंस भी दिया था, या मैंने जो बोला था, मेरे ख्याल में 1200 करोड़ का टर्नओवर या 1200-1300 करोड़ का टर्नओवर 23 तक, और कुछ 1400-1500 25 तक 24 तक, सॉरी। उसके बाद में क्या विजन हो सकता है कंपनी का? See, definitely we expect in the range of 17 to 20% YOY growth. But as you better know that to estimate or to forecast beyond 3 years from now, it would be a bit difficult. मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ सर, वो तो आएगा वो आएगा। आई एम जस्ट सेइंग इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स, इन टर्म्स ऑफ द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ कैपेक्स, बिकॉज़ तब तक कैपेक्स नहीं लगेगा तब तक कुछ होगा ही नहीं होगा। Yes. So you mean to say from 24 onwards, gradual capex for the next 2 years, say from 24 to 25, mid of 25 or till 26, definitely it would be to the tune of 250 odd crores, because there we need to expand forging as well as machining and other value-added facilities also. Got it.
Sir, what are we doing? मतलब अपना industrial share is on the lower side. So थोड़ा सा cyclicality बढ़ जाता है अपने business में. So what are we doing to increase the industrial part so that the cyclicality is reduced overall? पर in the अभी business. कितना सर ऑटो इंडस्ट्रीज में कितना 60-40 है, राइट? No. That 60-40 is auto components, bearing rings versus auto component business. Now, when I say bearing rings, those are having multiple applications. Out of my bearing rings and auto components, all put together, 40% which is goes to the passenger vehicle segment and that thing. But beyond that, it is having versatile applications like industrial applications, off highway vehicles, heavy commercial vehicles, windmills, railways, so on. So if you say my overall automobile contribution, it would be touching to 40%, something like that, which is used in two-wheeler, three-wheeler, or passenger car, or maybe certain kind of LCVs. But beyond that, off-highway, heavy commercial vehicle, industrial applications, all put together, it would be somewhere about more than 50%. और अभी मेरे ख्याल में जो दो नए क्लाइंट्स ऐड हुए हैं सर, वो भी मेरे ख्याल में नॉन That is from the non-automotive only. What I was mentioning before a few minutes back, the new customer what we have added, and that is the one plant what we have started. They are also a very big group and having many plants across the globe. So we expect a good turnaround from there also. वो भी Because our products what we have supplied, those are very much well accepted and with the quite satisfactory level as the quality is concerned. So I think उनका रेवेन्यू भी सेकंड क्वार्टर से किक इन हो जाएगा, जो आपने कॉन कॉल में बोला था, राइट? Not gradually it would be added, sir. Got it. मनीष सर, आप बता रहे थे आपके 30 साल के एक्सपीरियंस से सीखना चाहता हूँ. जैसे आपने तो पूरे का पूरा ये इंडस्ट्री देखा हुआ है सारे का सारा, जो अभी लास्ट में 2-3 साल में हो रहा है सर, जिस तरीके से ये सब एमएनसीज अभी बात कर रही है कि हम लोग शिफ्ट करेंगे, ज्यादा इंडिया में शिफ्ट करेंगे. जैसे आप बोल रहे थे कि अभी एसकेएफ हुआ, टिम्पन हुआ, शेफलर हुआ, इंडिया पे ज्यादा जोर डाल रहा है, प्लांट्स इंडिया में लेके आ रहा है. तो ये आपने मतलब पहले कभी देखा था कि इतना एंथुसियाज्म जो पहले था कि नहीं था, और आपको लगता है कि यार ये चालू रहेगा कि नहीं रहेगा, कि ये 1-2 साल का खेल है फिर बंद हो जाएगा? वैसे देखा जाए तो ये एमएनसी के लिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन जो लास्ट 3-4 साल में जो अभी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं इंडिया में, ये मैंने ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं था. क्योंकि काफी मतलब ऑटोमोटिव के सिवाय जो इंडस्ट्रियल बेरिंग जिसको हम बोलते हैं, जहाँ मतलब इसका मल्टीपर्पज यूज है, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, ऑफ हाईवे, विंड टर्बाइन, ये सारे ना बेरिंग इंपोर्ट होते थे. अब ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट का प्लांट इंडिया में लगा रहे. ये बेरिंग में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन जितना भी होता है सारे एमएनसी का मिला के, उससे भी ज्यादा वो इंपोर्ट करके बेरिंग का यहाँ ट्रेडिंग करते थे. दैट फैसिलिटी नाउ दे आर क्रिएटिंग हियर. तो क्योंकि इंडिया का मार्केट भी काफी बड़ा हो गया है, तो वो जो बेरिंग वो इंपोर्ट करते थे, वो उन्होंने कॉस्ट कटिंग करने के लिए इंडिया में वो सारा मतलब फैक्ट्री सब लगा रहे अपने, मतलब इक्विपमेंट यहाँ लगा रहे. तो आपको तो पहले मालूम चल जाता होगा कि इनका कितना एक्सपेंशन होने वाला है, बिकॉज आप तो बेरिंग सप्लाई करते हैं उनको, राइट? हम लोग को मालूम इसलिए पड़ जाता है कि हमारे जो कस्टमर है वो एवरी ईयर 2 ईयर एक सप्लायर मीट में हमको इंडिकेट करते हैं कि वो फ्यूचर में क्या करने वाले. तो आपको क्या लग रहा है सर बेयरिंग सेक्टर का फ्यूचर? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा, फिर से पूछिए. तो आपको क्या लग रहा है सर बेयरिंग सेक्टर का फ्यूचर क्या लग रहा है आपको, कि जिस तरीके से ये शिफ्ट हो रहा है इंडिया में, आपको क्या लग रहा है कि यार ये? मुझे तो लग रहा है 15-20% का ग्रोथ एवरी ईयर बेरिंग में होगा इंडिया में. वाओ सर, पहले इंडिया में 3 ही कंपनी थी, शेफलर, एस्केप, टिम्पन और एक अपने जो इंडियन कंपनी है नहीं है जयपुर में, बिरला ग्रुप की. अभी देखिए 3 जापानीज कंपनी भी इंडिया में आ गई, नाची, एनएसके, कोयो, फिर एक कोरियन कंपनी है इल्जिन. ये 4 नए प्लेयर लास्ट 7-8 साल में आए यहाँ इंडिया में. तो और यहाँ बेरिंग बना के फिर वो एक्सपोर्ट भी करते हैं. काफी बेरिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया में एमएनसी,
जो अपना बेरिंग यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं अपने पेरेंट कंट्रीज में। Got it, got it. अच्छा सर, we are very bullish on this sector, so हमेशा अच्छा लगता है सुन के। तो हिरेन सर, आप देखिएगा ये तीनों कंपनी का देखेंगे तो आपको जो इनका शेयर का प्राइस है वो किस तरह से। नहीं, बट अभी ये समझ में आ रहा है सर कि बस एनीवेज इंडिया में बहुत मैन्युफैक्चरिंग का जोर हो रहा है। हिरेन हाँ। सर कि ये जो आपका जो 600 करोड़ का जो टर्नओवर था 2021 में, जो ऑलमोस्ट 1000 करोड़ गया 22 में, सो विच इज अ ग्रोथ ऑफ 400 करोड़, इसमें वैल्यू कितना होगा सर और वॉल्यूम कितना होगा? मगर इसमें इन्फ्लेशन का भी तो इम्पैक्ट आया होगा। Yeah, that is what the value growth. Quantum growth is somewhere about 35 percentage, which has actually gone up, and almost 20-25% value growth is there. तो वॉल्यूम ग्रोथ इज 10%। No, 30 to 35 percentage. I'm talking about overall. Say, if you see, it has increased by almost. If you compare my this numbers, it has increased by 65 percentage from 600 to 1000 crore in that way. Yes. तो उसमें सॉरी कितना बोला सर आपने वॉल्यूम? 35% is volume growth, and balance 25-30% would be of value growth. And when because the way of commodity it has increased. Yeah, and when you say that we will keep on growing 18 to 20%, that means volume, right? Obviously, sir. Obviously, I'm considering the current value price, and obviously we are expecting growth in volume. हाँ, मगर इसमें टोटली नहीं है, बिकॉज उसमें अगर वैल्यू का जितना ज्यादा होता रहेगा वो अपने को अपटेक और मिलेगा। That would be an additional kind of thing, which is actually it's not my growth. Exactly. That is not your growth. So हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं 18-20%। Yes. Got it. तो मुझे कहने का मतलब है सर कि अभी जो नए कस्टमर एडिशन तो बहुत और इंडस्ट्री से दिख रहे हैं अपने को, राइट? मतलब देयर कुड बी मेनी अदर इंडस्ट्रीज व्हिच विल बी लुकिंग एट दिस। मैं बोला बहुत और इंडस्ट्रीज हैं, बहुत और कंपनीज है, जैसे सर ने बोला कि अभी जापानीज हुआ, कोरियन हुआ, ये लोग भी इंडिया में आ गए, तो उनको भी तो दे विल बी सर्चिंग फॉर पार्टनर्स जहां पे दे कैन गेट ड्रिंक्स, राइट? तो अपने को इंडस्ट्री हुआ, ऑटो हुआ, या रेलवे हुआ, या ऑफ ट्रैक हुआ, तो उसमें बहुत और इंडस्ट्रीज हुआ जहां पे अभी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। हाँ है ना। Say for example, in last couple of years, one of the bearing manufacturer who was not there in India, and we were supplying few kind of bearing rings to them. But when they started aggressively, we started supplying certain auto components to them, and which in turn they are supplied to the Korean vehicle manufacturers. So that growth has completely, driven by these kind of new entrant. सर कभी ऐसा भी होता है कि कोई एमएनसी क्लाइंट आपको बोलता है कि आप मेरे लिए प्लान लगाओ, खर्चा मैं दूंगा, कैपेक्स मैं करूंगा, बट 10 साल के लिए 5 साल के लिए मेरा काम करो? ऐसा तो ऑफर किसी का आया नहीं है अभी तक। मुझे लगा कि जब इतना काम है तो कोई बोलेगा 2 लाइन मेरे लिए चला के रखो, 4 लाइन मेरे लिए चला के रखो। नहीं, वैसे जनरली हमारे यहाँ यदि उनका वॉल्यूम सूटेबल है तो हम उनके लिए डेडिकेटेड मशीन लगाते हैं। काफी कस्टमर के लिए हमने डेडिकेटेड लाइन लगाया हुआ है कि जहाँ हम उनका ही काम करते हैं। कई बार उनका अगर वॉल्यूम डाउन हो जाता है तो दोस फैसिलिटीज कैन बी यूज्ड फॉर द अदर कस्टमर्स। Sir, any business metrics you internally use to evaluate the growth, जैसे कि tons of material sold या value add per ton or anything else? Sir, that is always there. The per tonnage, we generally, our barometer is per tonnage EBITDA, what we are looking for. Whenever we are just, tapping a new business, quoting for the new business or finalizing the new business, there is some kind of, minimum barometer what we have fixed, that we need to have this much EBITDA per ton per kg kind of thing. And again, let me tell you, sometimes there are certain business calls what we need to take. Say, for example, one of my equipment is very much idle and I am getting certain business over there with a long term and with a volume and etc. So maybe with some kind of lesser margin, we would like to do that. So what is that optimum EBITDA per kg, sir? Yes. What is that quantum जो आप लोग मैप करते हो कि इतना EBITDA per kg होना चाहिए? It should be in the range of 22 to 26-27% kind of thing. Again, as I told you, depend on the product and on the facility on which it is going to be produced accordingly, and obviously the number or quantum or volume of the business.
तो मनीष जी 30 साल में तो आप बहुत अच्छा कर गए, यहाँ तक पहुंच गए। जैसे हमने 7,000 से चालू किया था, आज बहुत अच्छा कर गए हैं। अगले 5 साल 10 साल का सर आपको क्या विजन लगता है रोलेक्स के लिए? आपको क्या लगता है कि धंधे वाइज क्या होगा? ये देखिए, जिस Our तरह से vision, हमारे जो नए कस्टमर में ऐड कर रहे हैं, नए नए ग्रुप एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम 15-20% का ग्रोथ नेक्स्ट 5-7 ईयर तो रहेगा ही, ऐसा मुझे लग रहा है। and see, as of now, we are among top 5 forging players in the country. Our aspiration, our vision is to, maybe in among top 2 or top 3, we would like to upgrade ourselves over there, and we are looking ourselves over there. सर क्या कमी है रोलेक्स में? मैं ये सोचना चाहता हूँ, जब आप बैठते हो बोर्ड रूम में तो आप लोग भी सोचते हो कि चलो इस चीज पे काम करते हैं जो टेक्निकल साइड पे हो। नंबर वाइज तो हम लोग तो क्या छोटी बुद्धि वाले हैं एनालिस्ट सर, तो हम लोग को 18% 20% इतना ही सोचते रहते हैं। बट जब आप बोर्ड रूम में बैठते हो तो आप क्या सोचते हो कि हमें क्या चीज लैक कर रही है टेक्निकल साइड पे, टेक्नोलॉजी साइड पे, जिससे रोलेक्स बहुत आगे जा सकता है? टेक्निकल फ्रंट पे तो बहुत कम चीजें है जो हम मतलब if we are lacking, because as we told you that capabilities of equipments are such wherein our role would not be, because the output volume, quality level, it would be there. And where we stuck something like that, when a customer asks us to produce a certain kind of components, those which are not able to produce in our existing facility, and for that we need to go for an expansion. And very frankly, prior to 2 years, prior to 3 years, we were not in a position to think for a big expansion, because as we were carrying good amount of long-term debt. So the things what is restricting us to, it was the capex, what we cannot increase the capacity very instinctly. And now, but we'll be able to do that. So gradually we are also want to, diversified into certain other components, certain other higher volume size of components, more value addition, more value added processes. So those are the things. आप लोग आउटसोर्स भी करते हो सर? Can you outsource your manufacturing or some parts of the No, we are not outsourcing. Few of the couple of processes which are intermediate process, that partially we are outsourcing. Otherwise, forging we cannot outsource. Our customer do not allow us to have this. Sir, making CNC machines in-house, is that an advantage? No. We are not producing CNC machines. It is not advisable. We focus only on and that is altogether a different line to produce a CNC machine. and So it require very big capex also. To make a machine is not easy, and it is not our core business. So for our requirement, there are many suppliers in Europe, Japan, India. Why we should invest in making the machine? सही है सर। दिवेश भाई, anything sir from your end? दिवेश sir? No, nothing. I'm done. No, sir. I think I'm done with my questions. अगर हमसे कुछ रह गया हो सर तो आप प्लीज ऐड कर दीजिए। मेरे ख्याल में we have tried to cover everything from the company side in terms of more technical, जो धंधा समझ सके हम सर, क्योंकि धंधे पे ज्यादा फोकस था rather than numbers पे तो कोई भी कॉन कॉल सुन लेगा आपकी तो उसको समझ आ जाएगा सारा कुछ। What we would like to convey our stakeholders or maybe our future investors, that as a company we are dedicated to expand our core capabilities, product portfolio, and very much keeping a quite good transparency and good governance in our state of affairs. As you people are very much aware that ESG would be one of the main area where the companies are looking into, but I would like to tell the investor that your company Rolex Rings are very much actively involved each parameter of ESG, and we are always focusing, or rather doing our social responsibility towards that. And definitely our aspiration to have 15 to 20%, but that will not restrict. And now, as your company is almost long-term debt free, my short-term working capital, the way I am increasing the operation, my utilization of short-term funds have been reduced. So in that way, we are very much comfortable for the new capex and meeting certain obligations. So we would be expecting same kind of good margin and volume growth, subject to overall economic situation, which is beyond our control.
That is what I would like to convey. सर वो 2 क्लाइंट्स के अलावा कोई और नया क्लाइंट ऐड हुआ आपके? Which दो one, sir? 2 क्लाइंट्स नए जो ऐड हुए थे उसके अलावा कोई? ऑटोमोटिव में भी 2 क्लाइंट ऐड हुए नए और काफी डिस्कशन चल रहा है और मतलब वो टेक रिव्यू सैंपल बाजी ये सब चल रहा है। आपका कोई 2024 more than 400 crore business is under discussion or under development, and that we are expecting the revenue from 2024. आपका कोई ऑर्डर बुक नहीं होता ना धंधे में सर? ऑर्डर बुक मतलब एक बार यदि एग्रीमेंट हो गया तो उनका शेड्यूल आता है हर 3 महीने का कंफर्म शेड्यूल के और फोरकास्ट इस तरह से वो नॉमिनेशन होता है नॉमिनेशन। और साल में कितना क्लाइंट्स ऐड होने का सर आपको लगता है कि दिस इज अवर टारगेट कि इतना क्लाइंट ऐड होना चाहिए? 2 कस्टमर भी ऐड हो गए ना हमारे जिस टाइप का हमारा बिजनेस तो हमारे लिए वो काफी अच्छा एक वो है। तो अपने तो 4 हो गए सर इस बार। 2 पहले आपने बोला नॉन ऑटोज और 2 आपने बोला ऑटोज, तो 4 तो हो ही गए राइट? 2 वाले कोविड से कैरी फॉरवर्ड हुए थे सर। अच्छा सर लास्ट क्वेश्चन, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है कि 2007-8 के अलावा, बिकॉज दैट वाज समथिंग जो किसी के हाथ में नहीं था, हमारे लोएस्ट मार्जिन्स क्या गए हैं सर कंपनी की हिस्ट्री में? See, in even when we have just started turnaround in somewhere about in 2012, 13, 14, where my margins were even less than 15%. But there were, because of the high cost at what we have borrowed, high cost inventory what we have there, and which we need to or rather we got it realized at a very low level. So those kind of thing, capacity utilization has gone down drastically. My fixed costs were not fully absorbed. So those were hit us quite devastatingly, and my margins were gone down to below 15% also. 15% से कम? Yes. जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ते जाएगा ना मार्जिन डेफिनेटली इंप्रूव होगा। वो तो बढ़ना ही बढ़ना है सर। आप नया कस्टमर ऐड करते रहोगे तो यूटिलाइजेशन बढ़ेगा राइट? Yes. आज 65% है तो आई एम सेइंग ग्रेजुअली आप बोल लो कि 3 साल तक कैपेक्स करने का जरूरत नहीं है आपको। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वी कैन रीच टू इन द प्लांट? 90-95%? At least 90%. I told you the numbers. Say what in terms of tonnage, what we can produce, 100,000 to 110,000. Yeah. Got it. सर मेरे क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं और मैं बहुत सीखा हूँ आपसे। धन्यवाद बहुत। आपने दोनों ने बहुत अच्छा टाइम दिया, बहुत अच्छा सिखाया और बहुत ईमानदारी से सिखाया सर। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनीष जी बहुत धन्यवाद सर, और हिरेन जी आपका भी बहुत धन्यवाद। दिवेश भाई ऑलवेज ग्रेट। थैंक यू सर। Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you.